नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एवरीथिंग विद अर्चना में। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है और इस वीडियो में हम लोग ओटी से जुड़ी बहुत ही ज़रूरी टॉपिक को देखेंगे। और ओटी में अगर आप हैं तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि लेरिंगोस्कोप क्या है, इंट्यूबेशन क्या है, ईटी ट्यूब क्या है। और आपका अगर कहीं भी ऑपरेशन होता है तो पेशेंट को बेहोश करके ही ऑपरेशन होगा, या तो वो लोकल में है, या तो लोकल एनेस्थीसिया दिया जा रहा, या स्पाइनल दिया जा रहा, या आपको एपिड्यूरल, या फिर जनरल एनेस्थीसिया। तो जनरल एनेस्थीसिया जब दिया जाएगा तो उसमें लेरिंगोस्कोप और इंडोट्रैकियल ट्यूब ये सभी प्रोसीजर बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। इंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन हो गया, लेरिंगोस्कोपी हो गया। तो चलिए अब हम लोग इस वीडियो में जानते हैं कि पेशेंट को पूरी तरह से बेहोश करके किस तरह से ऑपरेशन किया जाता है और पेशेंट को बेहोश करने के लिए क्या क्या प्रोसेस होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट इक्विपमेंट के बारे में, और वो है हमारा लेरिंगोस्कोप। तो लेरिंगोस्कोप जो है हमारा है, आप देख सकते हैं इस इमेज में ये किस तरह का दिखने में लग रहा है। और इस पे मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया है डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए, इसका कैसे दिखता है, ब्लेड कैसे हैंडल से अटैच होगा ये इस पे। ठीक है, तो आप उस वीडियो को भी जाकर देख सकते हैं, मैं इस वीडियो के लिंक में डाल दूँगी। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि लेरिंगोस्कोप के पार्ट कौन कौन से होते हैं। तो इसमें देखिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो हाथ में पकड़ने वाला है, ठीक है, जो एकदम स्ट्रेट है, ठीक है, डंडे की तरह, उसे हम लोग कहते हैं हैंडल। उसके ऊपर जो हमारा पार्ट है जो कि ब्लेड और हैंडल को अटैच करेगा वो है हुक ऑन बेस। फिर हमारा आता है जो हॉरिजॉन्टल फ्लैंज। फिर हमारा आगे अगर देखें तो वर्टिकल स्टेप या वेब कह सकते हैं। फिर हमारा जो आगे है जो टिप है उसे हम लोग बिग भी कह सकते हैं। बिग का मतलब होता है चोंच, ठीक है, आगे में जो है। और देखिए अगर उससे अगर पीछे बढ़े हम लोग तो जो जीभ की तरह दिख रहा है, टंग जिसे कह सकते हैं या फिर स्पैचुला कह सकते हैं। तो ये सारे जो पार्ट्स हैं वो हमारे लेरिंगोस्कोप के पार्ट्स हैं, जिसमें हमारा हैंडल है, स्पैचुला कह सकते हैं, टंग, बिग और टिप है। फिर वर्टिकल स्टेप या उसे वेब कह सकते हैं, हॉरिजॉन्टल फ्लैंज है, हुक ऑन बेस है, और जो ब्लेड और हैंडल को जोड़ने वाला जो जॉइंट होता है उसे हम लोग हिंज जॉइंट भी कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये जो हमारा लेरिंगोस्कोप का जो पार्ट था वो हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया। ये अब हम लोग जानेंगे कि जो लेरिंगोस्कोप होता है वो कितने टाइप का होता है और उसका फंक्शन क्या होता है और किस प्रोसीजर से हम लोग इंट्यूबेशन करते हैं, लेरिंगोस्कोपी करते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ जो लेरिंगोस्कोप है यहाँ पे मेनली दो तरह का दिखाया है। ठीक है, तो इसमें हमारा पहला है मैकिन्टोश और दूसरा है मिलर। यानी क्वेश्चन में आ जाए कि कर्व्ड लेरिंगोस्कोप का जो ब्लेड होता है, यानी कर्व ब्लेड वाले लेरिंगोस्कोप को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं मैकिन्टोश। और स्ट्रेट ब्लेड वाले लेरिंगोस्कोप को हम लोग कहते हैं मिलर। मिलर जो होता है, जो स्ट्रेट ब्लेड वाले होते हैं वो मेनली पीडियाट्रिक्स में यूज किए जाते हैं, यानी कि बच्चों में। और जो मैकिन्टोश होता है उसका कर्व ब्लेड होता है और ये मेनली एडल्ट्स में यूज किए जाते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि लेरिंगोस्कोप का पार्ट हम लोगों ने देख लिया, लेकिन अब थ्योरी के अकॉर्डिंग भी देख लेते हैं। हैंडल विच कंटेन्स बैटरी, हैंडल में बैटरी होता है हमारा, वो जो हैंडल मैंने दिखाया था जिसको हम लोग हाथ से होल्ड करते हैं। ब्लेड कर्व भी हो सकता है, स्ट्रेट भी हो सकता है। ब्लेड कैन बी कर्व्ड और स्ट्रेट। अ हिंज जॉइंट ऑन विच द ब्लेड इज अटैच टू द हैंडल, हिंज जॉइंट होता है जहाँ पे ब्लेड और हैंडल अटैच होगा। स्मॉल बल्ब फिक्स्ड हाफ वे अलॉन्ग दी अपर सरफेस ऑफ ब्लेड, ब्लेड के एक कोना में आप देखिएगा कि वहाँ पे स्मॉल बल्ब होता है, छोटा सा बल्ब होता है। और अगर ब्लेड और हैंडल को अटैच करिएगा तो उसमें बैटरी होता है जिसके चलते वहाँ पे लाइट जलेगा। वो लाइट जलता है तभी तो हम लोग अपने गले में लेरिंग्स को विजुअलाइज कर पाते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसमें देखें तो अब आते हैं इसके यूजेज पे, यानी कि लेरिंगोस्कोप का यूज क्या है, लेरिंगोस्कोपी प्रोसीजर के लिए क्या उसका यूज है। लेरिंगोस्कोपी अलाउज विजुअलाइजेशन ऑफ द लेरिंग्स, यानी लेरिंगोस्कोपी क्या है, प्रोसीजर है जिसमें लेरिंग्स को विजुअलाइज करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उसमें लेरिंग्स को विजुअलाइज किया जाता है। बाय विजुअलाइजिंग द लेरिंग्स इंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन इज़ फैसिलिटेटेड, यानी कि बिना ही लेरिंग्स को देखे हम लोग इंडोट्रैकियल ट्यूब यानी ईटी ट्यूब को कैसे डाल देंगे हम लोग, यानी कि इंडोट्रैकियल ट्यूब को डालने के लिए, इंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन के लिए हमें लेरिंग्स को देखना, उसे विजुअलाइज करना ज़रूरी है। और इसके लिए लेरिंगोस्कोपी होता है, लेरिंग्स को विजुअलाइज करने के लिए।
इट इज़ यूज्ड ड्यूरिंग जनरल एनेस्थीसिया एंड फॉर सर्जिकल प्रोसीजर ऑफ द लैरिंक्स। जनरल एनेस्थीसिया में पेशेंट को पूरी तरह से बेहोश किया जाता है, पूरा बॉडी उसका शून्य रहता है, शून्य एकदम शांति सा, ठीक है। और ये लैरिंक्स की सर्जरी हो रही हो तो उस टाइम भी हम लोग लैरिंगोस्कोपी करते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं लैरिंगोस्कोप का, ठीक है। तो इसका यूज क्या है लैरिंगोस्कोपी में, लैरिंक्स को विजुअलाइज करने के लिए, इंट्रोट्रैकियल इंट्यूबेशन के टाइम में लैरिंक्स को विजुअलाइज करने के लिए, और जनरल एनेस्थीसिया में, और लैरिंक्स की सर्जरी के टाइम में। तो ये सब घुमा फिरा के वही बात है कि मेनली पेशेंट को पूरी तरह से बेहोश करते हैं तो जनरल एनेस्थीसिया के टाइम में यूज करते हैं हम लोग लैरिंगोस्कोप का, ठीक है, ट्यूब को गले में डालने के लिए। तो अब हम लोग आते हैं मेन मुद्दे पे, ठीक है। लैरिंगोस्कोप टेक्निक क्या है, यानी किस तरह से लैरिंगोस्कोप को गले में डालते हैं और लैरिंक्स को विजुअलाइज करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पेशेंट को दवा दे देंगे, गिव मेडिकेशन इफ़ रिक्वायर्ड। अगर ज़रूरत है तो पेशेंट को मेडाजोलम या फिर बेंजोडाइजेपाम दे दें या फिर डाइजेपाम दे दें, ठीक है। ये सीडेटिव ड्रग है, ठीक है, जो कि उसे सुलाने में मदद करेगा। प्री ऑक्सीजनेट पेशेंट विद हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑक्सीजन फॉर 3 to 5 मिनट, यानी पेशेंट को प्री ऑक्सीजनेट कर देना है। प्री ऑक्सीजनेशन का मतलब है कि पेशेंट का जो फेफड़ा है, जो लंग्स है, उसमें पहले से ही ऑक्सीजन भर दिया जाता है ताकि जब वो बेहोश है तो उसकी ज़रूरत के लिए उसे ऑक्सीजन मिल सके, वो सांस ले सके, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे पेशेंट को 3 से 5 मिनट तक क्या किया जाता है कि ऑक्सीजन भरा जाता है उसके लंग्स में, उसके फेफड़े में, ठीक है। तो इसी को कहते हैं प्री ऑक्सीजनेशन। ये मास्क लगा दिया जाता है और ऑक्सीजन वाले ये सब ट्यूब से अटैच कर दिया जाता है उसके मुंह पे मास्क रख के, और फिर उसके जो मुंह पे मास्क रख दिए, और फिर उससे क्या होता है कि उनके जो लंग्स हैं उनमें जो ऑक्सीजन है वो भर जाता है। तो इसी प्रोसीजर को प्री ऑक्सीजनेशन कहते हैं, ठीक है। और ऑक्सीजन से क्यों भरते हैं ये तो मैंने बता दिया, ताकि उसको जो भी ज़रूरत हो ऑक्सीजन की वो उसके शरीर को मिल सके, ठीक है। पोजीशन ऑफ पेशेंट, यानी पेशेंट को किस पोजीशन में रखेंगे, तो मेनली इसमें रोज़ पोजीशन अपनाया जाता है। रोज़ पोजीशन ऐसा पोजीशन है जिसमें कि पेशेंट का जो गर्दन है वो उठा रहता है, 15 डिग्री पे उठा रहेगा, ठीक है। नेक फ्लेक्स टू 15 डिग्री, नो लैटरल डेविएशन। तो इसमें क्या कह रहा है कि जो हमारा गर्दन है वो 15 डिग्री पे उठा रहेगा, शरीर एकदम सुपाइन पोजीशन में रहेगा, बस गर्दन उठा रहता है। नो लेटरल डेविएशन, यानी जो हमारा गर्दन है वो राइट और लेफ़्ट में नहीं मुड़ा देना है, बस सीधे रखना है, फेस को ऊपर छत की तरफ फेस किए हुए, और गर्दन उठा होना चाहिए 15 डिग्री पे, जिसे हम लोग रोज़ पोजीशन भी कह सकते हैं। स्टैंड बिहाइंड द हेड ऑफ द पेशेंट, ओपन माउथ एंड इंस्पेक्ट, रिमूव एनी डेब्रिस, सक्शन एनी सिक्रीशंस, यानी कहाँ पे खड़ा होना है। जो एनेस्थीसिया वाले होते हैं डॉक्टर, वो कहाँ पे खड़े होते हैं, मेनली एनेस्थीसिया वाले का ही काम होता है पेशेंट को बेहोश करना और उसको मेंटेन करना, उसकी बेहोशी को, ठीक है। तो एनेस्थीसिया डॉक्टर्स जो होते हैं वो पेशेंट का जो सिर है उसके पीछे खड़े हो जाते हैं, सिर के पास, ठीक है। और फिर उसका जो मुंह है माउथ, उसे खोलकर और फिर देखते हैं कि उसमें कोई कचरा वगैरह तो नहीं है, डेब्रिस तो नहीं है, या फिर लार वगैरह जमा हो जाता है, या फिर एक्सीडेंट हुआ है तो खून जमा हो जाता है, तो उसे सक्शन मशीन आता है। तो सक्शन मशीन से सक्शन कैथेटर लगा रहता है, ट्यूब, उससे मुंह में डाल के, और जो भी कचरा है उसे सक करवा लिया जाता है, यानी सब निकल जाता है, तो गला एकदम साफ़ हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले दवा देंगे पेशेंट को, फिर प्री ऑक्सीजनेट करेंगे, फिर पेशेंट को रोज़ पोजीशन में लिटाएंगे, और फिर जो डॉक्टर हैं वो पेशेंट के सिर के पास खड़े हो जाएंगे और फिर उनका मुंह खोल के और जो भी कचरा है उसे साफ़ कर देंगे, ठीक है, सक्शन मशीन के थ्रू, यानी कि हाथ से ऐसे साफ़ कर रहे हैं, वैसे नहीं, हर चीज़ का यहाँ टेक्निक है, हर चीज़ का वे है। सक्शन मशीन होता है, उसमें सक्शन कैथेटर ट्यूब को जोड़ दिया जाता है और फिर उसे मुंह में डालकर और पूरा सक कर लिया जाता है, ठीक है, यानी वो पूरा निकल जाता है उसमें गंदगी जो भी रहता है, ठीक है। तो अब हमारा जो आगे का स्टेप है वो है होल्डिंग लैरिंगोस्कोप इन लेफ्ट हैंड, इंसर्ट इट लुकिंग डाउन इट्स लेंथ, पासिंग द टंग, यानी कि एक हाथ में, किस हाथ में, लेफ़्ट हैंड में हमें लैरिंगोस्कोप लेना है और राइट हैंड में हमें क्या लेना है, ईटी ट्यूब लेना है। लेकिन हम लोग यहाँ पे बस लैरिंगोस्कोप ही देख रहे हैं, तो बस अभी लैरिंगोस्कोप पे फोकस करें। तो लैरिंगोस्कोप को हमारे लेफ़्ट हैंड में लेना है, पासिंग द टंग, फिर मुंह में डाल के जीभ के पास से पास करना है, स्लाइडिंग डाउन राइट साइड ऑफ माउथ अंटिल द टॉन्सिल आर सीन। तो फिर हमें राइट साइड, हमारे जीभ के राइट साइड में अगर हम स्लाइड करते हैं, इस साइड घिसकाते हैं लैरिंगोस्कोप
लेरिंगोस्कोप को तो टॉन्सिल दिखेगा। टॉन्सिल दिख जाए तो फिर क्या करना है कि फिर से हम लोग राइट आ गए हैं तो फिर हमें सेंटर में आना है, तो फिर हम लोग लेफ़्ट होंगे तभी तो सेंटर में आएंगे, तो फिर हमें जीभ के सेंटर में आ जाना है। उस टाइम हमें इव्यूला दिखेगा। तो इव्यूला क्या है, हम लोग अगर आ करते हैं तो ऊपर देखते हैं अंदर में कि एक लटका हुआ स्ट्रक्चर दिखता है, हैंगिंग स्ट्रक्चर, तो उसी को कहते हैं इव्यूला। इव्यूला दिख जाएगा तो वहाँ तक दिख गया तो सही, सोचिए आप सही जा रहे हैं। तो एडवांस ओवर द बेस ऑफ द टंग अंटिल द एपिग्लॉटिस इज सीन। अब क्या करना है कि इव्यूला अगर दिख जाता है तो उसके बाद हम लोग जो लेरिंगोस्कोप जीभ तक रखे थे उसको अंदर ले जाएंगे और फिर एपिग्लॉटिस को देखने का ट्राई करेंगे। ठीक है, एपिग्लॉटिस क्या होता है, फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि ग्लॉटिस को कवर किए रखता है। ठीक है, और ग्लॉटिस क्या है, तो ग्लॉटिस भी हमारा क्या है कि वो जो हमारा विंड पाइप होता है उसके ऊपर रहता है। ठीक है, जो कि एंट्री, जो फूड पार्टिकल्स होते हैं उसकी एंट्री को प्रिवेंट करता है। तो हम लोग देख लेते हैं ईटी ट्यूब को, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने लेरिंगोस्कोपी कर लिया है। अब हमें देखना है कि इंडोट्रैकियल ट्यूब, यानी इंडोट्रैकियल ट्यूब को शॉर्ट में ईटी ट्यूब भी हम लोग कह सकते हैं। तो ईटी ट्यूब के बारे में थोड़ा जान लें, क्योंकि अब हम लोग गले में ईटी ट्यूब ही तो डालेंगे। तो ईटी ट्यूब देखिए देखने में कैसा है, प्लास्टिक से बना हुआ एक ट्यूब है। ठीक है, और ये जो प्लास्टिक होता है वो पॉलीविनाइल क्लोराइड से बना होता है, यानी पीवीसी से बना होता है। और देखिए इसका जो एक ओपनिंग है जहाँ पे उसे बिवेल कहते हैं, और उसके आगे जाएँ तो वहाँ पे कफ है जिसे इन्फ्लेटेड कफ कहते हैं। इसमें एयर भरा जाता है और फिर इसे फुला दिया जाता है गले के अंदर ताकि वो निकले ना। ठीक है, मर्फी आई है, यानी ये आई क्यों रहता है, तो देखिए कभी कभी होता है कि ब्लॉक कर जाता है, जो हमारा ट्यूब है वो ब्लॉक कर जाएगा। तो ब्लॉक करने के बाद भी पेशेंट के पास एयर आते रहे, ऑक्सीजन आते रहे, तो इसीलिए एक और होल साइड में दिया रहता है। ठीक है, तो ये ट्यूब के अगर हम देखें तो इधर एक तार जैसा निकला हुआ है जिसे कि कफ इन्फ्लेमेशन लाइन कहते हैं। उसके आगे देखें तो पायलट बैलून है, और फिर हमारा उसके उधर देखें तो वहाँ पर रेड डॉट यहाँ दिख रहा है, रेड रेड यहाँ पे देखिए हल्का, और आगे प्लास्टिक ऊपर से है। स्प्रिंग लोडेड कफ इन्फ्लेमेशन वाल्व है, वो वाल्व है जहाँ से हम लोग सिरिंज को अटैच करते हैं, और 20 ml का सिरिंज लेना है और उसमें 15 ml एयर पुश कर देना है ताकि जो इन्फ्लेटेड कफ है वो फूल जाए गले के अंदर और स्टेबल हो जाए। फिर हमारा एक और पार्ट है 15 mm कनेक्टर टू ऑक्सीजन सोर्स। ठीक है, यानी कि यहाँ से क्या होता है कि जो भी हमारा ट्यूब वगैरह है, जो भी हमारा वेंटिलेटर सर्किट है या फिर बेंच सर्किट है या फिर कनेक्टर वगैरह है जो भी, और फिर कैप्नोस्टेट वगैरह, मास्क वगैरह सब यहीं से अटैच करते हैं। ठीक है, तो अब हमारा ये क्या है, ये हमारा ईटी ट्यूब था। यहाँ तक हम लोगों ने जान लिया, इसके पार्ट को जान लिया। तो हम लोग एक और चीज़ जानते हैं इसके बारे में कि ईटी ट्यूब में एक रेडियो ओपेक लाइन होता है, यानी ब्लू कलर का लाइन होगा। वो लाइन क्यों होता है तो उसका रीज़न जान लीजिए आप। ये क्वेश्चन वगैरह में आ सकता है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या फिर नॉर्मल एग्ज़ाम हो, तो उसमें इसका आंसर लिखिएगा कि एक्सरे वगैरह होता है या फिर कोई स्कैनिंग होगा आपका, तो आपके बॉडी में ईटी ट्यूब पड़ा हुआ है वो उसी लाइन के चलते पता चलेगा। जो वो रेडियो ओपेक लाइन होता है ना ब्लू कलर का ईटी ट्यूब में, वो एक्सरे में भी विजुअलाइज हो जाता है, या फिर स्कैनिंग होगा आपके बॉडी का तो उसमें ये स्कैन हो जाता है। ठीक है, तो इसमें मर्फी आई और रेडियो ओपेक लाइन का आप यूज़ याद रखिएगा कि क्यों आखिर ये है। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट आता है कि ईटी ट्यूब के बारे में थोड़ा जान लें। तो अवेलेबल इन डिफरेंट साइजेज, बहुत साइजेज में होते हैं, पीडियाट्रिक्स के लिए, एडल्ट्स के लिए, बूढ़ों के लिए, मतलब कि बच्चों के लिए, और जो युवा हो गए हैं, बड़े हो गए हैं, जो बूढ़े हो गए हैं, उन सब के लिए अलग अलग साइज़ में रहता है, क्योंकि सबके गले का साइज़, ट्रैकिया का साइज़ अलग अलग होता है। An endotracheal tube is a flexible plastic tube that is placed through the mouth into the trachea। जो इंडोट्रैकियल ट्यूब होता है वो फ्लेक्सिबल होता है और वो प्लास्टिक ट्यूब होता है, और ये हमारे मुंह के थ्रू, हमारे मुंह से घुसा के ट्रैकिया में, हमारे गले में डाल देते हैं। The endotracheal tube is then connected to a ventilator which delivers oxygen to the lungs। और ये जो इंडोट्रैकियल ट्यूब होता है वो कनेक्ट किससे होगा, तो वेंटिलेटर से होगा। जो एनेस्थीसिया मशीन होता है उससे ये कनेक्शन बनाता है ईटी ट्यूब। ईटी ट्यूब पेशेंट के बॉडी में है, और ये जो वेंटिलेटर होता है, मशीन होता है, और जो ये सर्किट होता है वो एक कनेक्शन का काम करता है। और ये ईटी ट्यूब का काम क्या होता है, तो वो काम होता है कि ऑक्सीजन को डिलीवर करना पेशेंट के लंग्स में। ठीक है,
तो हम लोग इसमें जानेंगे कि इक्विपमेंट रिक्वायर्ड फॉर ईटी ट्यूब इंसर्शन, यानी इंट्यूबेशन करते हैं हम लोग, यानी जब ईटी ट्यूब डालते हैं। देखिए लेरिंगोस्कोपी हो गया, लेरिंग्स को विजुअलाइज कर लिया हम लोगों ने। तो उसके बाद आता है कि ईटी ट्यूब को हम लोग डालेंगे कैसे, उसके लिए क्या क्या ज़रूरत पड़ेगा, किन किन सामानों का, किन किन इक्विपमेंट्स का। तो सबसे पहले लेरिंगोस्कोप का पड़ता है लेरिंगोस्कोपी के लिए, यानी लेरिंग्स को विजुअलाइज करने के लिए। फिर हमारा इंडोट्रैकियल ट्यूब, यानी ईटी ट्यूब को ही तो डालेंगे ना गले में। सिरिंज फॉर कफ इन्फ्लेमेशन, 20 ml का सिरिंज लेंगे और 15 ml एयर उसमें पुश कर देंगे ताकि वो जो इन्फ्लेटेड कफ था वो फूल जाए और स्टेबल हो जाए हमारे गले में। टेप लेंगे ताकि फिक्स कर सकें हम जो ये ट्यूब गले में डाले हैं उसको। सक्शन लेंगे ताकि जो भी मुंह में गंदगी है, लार वगैरह है या फिर खून आ गया है या फिर कुछ भी कचड़े आ गए हैं तो उन सबको साफ़ कर दें। वेंटिलेशन बैग, यानी वेंटिलेशन बैग लेंगे, ठीक है। वेंटिलेशन बैग का भी बहुत ही महत्वपूर्ण काम है, ऐसे उसको दबाते रहते हैं ताकि जो भी ऑक्सीजन डिलीवर कर रहे हैं प्री ऑक्सीजनेशन के टाइम में वो अच्छे से डिलीवर हो पाए। फेस मास्क लेते हैं, फेस मास्क ही तो मुंह पे लगाते हैं तभी तो ऑक्सीजन जाता है। मेडिकेशंस इन अवेक पेशेंट, यानी जगा हुआ है पेशेंट उसको कौन कौन सी दवाइयाँ देंगे ईटी ट्यूब डालने के पहले या फिर उस टाइम। तो कहते हैं कि हिप्नोटिक ड्रग दिया जाता है, एनाल्जेसिया ड्रग्स दिया जाता है और मसल रिलैक्सेंट दिए जाते हैं। तो सबसे बेस्ट मसल रिलैक्सेंट जो हमारा है वो एस्क्वालिन माना जाता है और बैक्यूरोनियम माना जाता है। और बेस्ट एनाल्जेटिक ड्रग में हमारा फेंटानिल माना जाता है। और हिप्नोटिक ड्रग में कहा जाए तो उसमें हमारा डाइजेपाम, मेडाजोलम ये सब हो जाता है। तो पेशेंट को यही सब दवाइयाँ दी जाती हैं मेनली लेरिंगोस्कोपी के टाइम में, या कह सकते हैं कि ईटी ट्यूब इंसर्शन के टाइम में, यानी इंट्यूबेशन के टाइम में। अब हमारा ये प्रोसीजर है लेरिंगोस्कोपी के बाद का, यानी ईटी ट्यूब डालने का क्या टेक्निक है। Apply traction to the long axis of the laryngoscope handle. This lifts the epiglottis so that the V-shaped glottis can be seen. यानी जो लॉन्ग एक्सिस हो लेरिंगोस्कोप का जो आगे ब्लेड था उसको क्या करना है, अंदर डाल के और ऐसे एकदम दबा के पीछे की तरफ लिफ्ट करना है ताकि उससे पता चल सके अच्छे से जो हमारा एपिग्लॉटिस है और ग्लॉटिस है वो दिख सके, ठीक है। एपिग्लॉटिस के नीचे ही तो ग्लॉटिस होगा ना, वी शेप का होता है ग्लॉटिस, तो वो दिख सके। Insert the tube in the groove of the laryngoscope so that the cuff passes the vocal cords. यानी ट्यूब को कहाँ डालना है, यानी लेरिंगोस्कोप में एक छेद होता है, ग्रूव होता है, उसी से जो हमारा ईटी ट्यूब है उसको डालना है और उससे हमारे कहाँ डाल देना है, हमारे माउथ के थ्रू हमारे कहाँ डालना है, माउथ में लेरिंगोस्कोप है, लेरिंगोस्कोप के थ्रू ये ट्यूब हमारे वोकल कॉर्ड में पास होगा, ठीक है। Remove laryngoscope and inflate the cuff of the tube with 15 ml air from 20 ml syringe. 20 ml का सिरिंज लेना है और 15 ml एयर ही उसमें पुश करना है। वो जो ट्यूब हम लोगों ने लिया है उसमें एक आगे हम लोगों ने देखा था फुला हुआ स्ट्रक्चर था, ठीक है, जिसे हम लोग इन्फ्लेटेड बैलून कहते हैं। वो फूल जाता है तो ये जो ट्यूब है हमारे गले में स्टेबल हो जाता है, यानी कितना भी खींचेगा तो वो निकलेगा नहीं अपने से। फिर हमारा होता है अटैच वेंटिलेशन बैग मशीन एंड वेंटिलेट। फिर क्या करना है हम लोगों को कि वेंटिलेशन बैग को यानी मशीन से अटैच कर देना है। जो ईटी ट्यूब हम लोगों ने पेशेंट के गले में डाला था उसे मशीन से अटैच कर देना है और पेशेंट को वेंटिलेट करना है। अब आगे क्या करना है कि ऑब्जर्व चेस्ट एक्सपेंशन एंड अस्कल्टेट टू कंफर्म करेक्ट पोजिशनिंग, यानी कि हम लोगों ने सही से ईटी ट्यूब को गले में डाला है या नहीं, वो ट्राइकिया में अच्छे से गया है या नहीं, इसको चेक करने के लिए हम लोग देखेंगे चेस्ट एक्सपेंशन को। हम लोग सांस लेते हैं तो हम लोग अपने छाती पे, हम लोग अपने चेस्ट पे हाथ रख के देखेंगे कि वो ऊपर नीचे हो रहा है या नहीं। तो हम उसे अस्कल्टेट करेंगे और कंफर्म करेंगे, यानी हम लोगों को स्टेथोस्कोप लेना है और उससे चेक करना है चेस्ट पे, ठीक है, कि वहाँ पे अच्छे से वेंटिलेट हो पा रहा है या नहीं पेशेंट। ये जो स्टेप है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कहीं भी आप ट्यूब डाल दिए पता कैसे चलेगा। तो इसके लिए अस्कल्टेट करके सही है पड़ा, ट्यूब जो है वो सही पड़ा है, ये कंफर्म करना ज़रूरी है। अगर ये सिक्योर हो जाए तो क्या करना है, सिक्योर माने यानी श्योर हो जाए कि आपने सही डाला है तभी आप उसको फिक्स करिए टेप से, नहीं तो फिर दोबारा निकालिए और फिर दोबारा वो प्रोसेस करिए। इफ़ इट टेक्स मोर देन 30 सेकेंड रिमूव ऑल इक्विपमेंट एंड वेंटिलेट पेशेंट विद अ बैग एंड मास्क अंटिल रेडी टू
रिट्राई इंट्यूबेशन, यानी कि अगर आप अस्कल्टेट करते हैं यानी स्टेथोस्कोप लेके और उसके चेस्ट का एक्सपेंशन चेक करते हैं और आपको कुछ फील नहीं होता है, 30 सेकंड से ज़्यादा आप देख लिए, 30 सेकंड मिनिमम आपको इतना समय देना है, कम से कम 30 सेकंड इतना देर आपको चेक करना है। अगर आपको कुछ फील नहीं होता है, कुछ पता नहीं चलता है, तो समझिए कि जो ईटी ट्यूब है वो गलती पड़ा है। तो आपको क्या करना है कि जो भी इक्विपमेंट है वो सबको निकाल लेना है और फिर उसे फिर से वेंटिलेट करना है पेशेंट को, और फिर से इंट्यूबेशन करना है और फिर वैसे ही चेक करना है। अगर सही अगर ईटी ट्यूब डल गया है यानी इंट्यूबेशन सही से हो गया है तो आप उसे टेप लगा के फिक्स कर दीजिए। तो ये हमारा था पूरा लैरिंगोस्कोपी और इंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन का प्रोसेस। सबसे पहले लैरिंगोस्कोपी करके लैरिंग्स को विजुअलाइज कर लेंगे, तभी उसमें इंट्यूबेशन करेंगे यानी ईटी ट्यूब डालने का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो आप देख सकते हैं इस फ़ोटो में कि किस तरह से ये जो ट्यूब है वो डला हुआ है और इसमें इन्फ्लेटेड कफ जो है वो भी फुला दिया गया है और इंडोट्रैकियल ट्यूब भी डाल दिया गया है। तो ये देख सकते हैं ये कितने आसानी से और अच्छे से मतलब यहाँ पड़ गया है और ये इस तरह का ये जो है इसी तरह का पोजीशन बनता है और इसी तरह से ट्यूब डल के और पेशेंट इसी पोजीशन में रहता है। तो ये हमारा था पूरा इंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन का प्रोसेस। और इसी तरह से और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए और चैनल को सपोर्ट करते रहिए और स्प्रेड करिए चैनल को, ताकि और सबको भी हेल्प मिल सके। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी और अच्छी लगी होगी। और अगर वीडियो हेल्पफुल हो और अच्छी लगी हो तो कमेंट करने में क्या जाता है, कमेंट देख के मुझे भी तो मोटिवेशन मिलती है। तो प्लीज़ कमेंट कर दिया करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू सो मच।